इंसानी दिमाग के बारे में सिर्फ एक चीज निश्चित है और वो है उसकी अनिश्चितता। इच्छा और स्वार्थ इंसान की सोच को किस हद तक गिरा सकती है, इसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। वो क्या चीज है जो इंसान के दिमाग को गलत काम, जुर्म करने के लिए उकसाती है, ये कह पाना मुश्किल है। हाँ, सब सही बोले आप। प्रताप राव मेरे से कर्जा लिया था, लेकिन उसमें क्या, ये तो मेरा धंधा है। जैसे अभिजीत वाघमारे, उसे भी कर्जा दिया था ना तुमने। आप उसके कर्जे को प्रताप राव के कर्जे से जोड़कर क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी तुम्हें समझ तो आ गई हो, बस नाटक कर रहे हो। चुपचाप चलो हमारे साथ। प्रदीप, ध्यान रख, ये तो हो वो। हाँ, मैंने धमकी दी थी मैडम, पर वो धमकी नहीं थी, बस बातचीत थी। हमारे भी बातचीत करने के तरीके से तो अच्छे से वाकिफ होगा कुणाल, काफी बार अंदर जो गया है। मैडम बता तो रहा हूँ, आरती विनीत से बहुत प्यार करती थी, विनीत भी उसको पसंद करता था, खाली निकिता की वजह से छुपा रहा था। निकिता भी कम नहीं थी मैडम, विनीत को कब्जे में करके रखा था उसने, फंसाया था उसको। देख, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू एक साइड में मेरी बहन के साथ लाइकिंग खेले और दूसरी साइड में वो निकिता के साथ चक्कर चलाए। कुणाल प्लीज समझना, मैंने निकिता को कमिट किया है। कट हो गया अभी वो। देख, मेरी बहन आरती तेरे से बहुत प्यार करती है, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, और निकिता को कैसे बाहर करना ये अब तू देख। आज से तेरा सारा लाइकिंग मेरी बहन के लिए रहेगा, समझा? और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, और तेरे को मालूम है मेरे को बुरा लगेगा तो मैं क्या करूँगा। मैडम, प्यार का मामला था इसलिए प्यार से ही निपटाया था। तो चिंता मत कर, हम भी तेरे से प्यार से पूछेंगे, बस इतना ध्यान रखना हमें बुरा ना लग जाए। मैं कुछ समझा नहीं प्रदीप, तुम क्या कहना चाहते? अरे पुलिस जाधव बाबू को उठा के ले गई है पूछताछ करने के लिए, लेकिन क्यों? तुम्हारी लड़की के केस में प्रताप भाव तुमको चलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उन लोगों को। हाँ साहब, देखा मैंने इस आदमी को, ये अपनी दुकान पे आया था अमित भाव से मिलने, फिर अमित भाव इसको तुरंत लेके बाहर चले गए थे। यहाँ नहीं, मेरे पीछे। 27 अप्रैल को अमित को जो फोन आया था उसके बारे में जानते हो? जी साहब, मैं उस टाइम दुकान पे ही था अमित भाव के साथ। मेरी बहन ये कब पैदा हो गई? मेरी कोई बहन है ही नहीं। हेलो, अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। ए दिनेश, एक काम कर, थोड़ा काउंटर सवाल में आता हूँ। जी बाब। फिर अमित भाव थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर चले गए थे, बस उसके आगे मैंने कुछ नहीं सुना साहब। क्या वो फोन इस हिस्ट्री शीटर किशोर कदम ने किया था? अमित की इसी से बात हुई थी? दिनेश, तुम इकलौते आदमी हो जिसने अमित को किशोर कदम के साथ मिलते जुलते देखा था। अमित की प्लानिंग के बारे में और क्या जानते हो? साहब, मेरे को जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और साहब आपको मेरे को सुरक्षा देनी होगी। साहब, अमित भाव बहुत खतरनाक आदमी है साहब, उसको ये सब मालूम पड़ेगा। घबराओ मत दिनेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहिते, माने, मैंने महाबलेश्वर पुलिस को फोन कर दिया है, अभी निकलो, अमित भावे को उठा के लाओ। जी सर। अमित भावे, निकिता आप्टे का कजन, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें शक था कि इस भयानक वारदात में उसका हाथ है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर किशोर कदम, जिस पर पुलिस को शक था इस जुर्म को अंजाम देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में अमित के साथ उसके संबंध सामने आए थे। दूसरी तरफ आरती तांबे का भाई कुणाल सामंत भी निकिता के केस में संदिग्ध था, और साथ ही साथ पुलिस को साहूकार विक्रम जाधव पर भी गहरा शक था। आरती, ये तुम्हारे कजन कुणाल सामंत की फोन लोकेशन है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 27 अप्रैल को ये उसी एरिया में था जहां से हमें निकिता की लाश मिली। हाँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैडम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हो सकता है मैं वहां से निकला हूँ, लेकिन अब सातारा इतना बड़ा भी शहर नहीं है कि किसी एक जगह से निकलना बड़ी बात है। अब मैं वो दिन वो टाइम उधर से क्रॉस किया और उधर ही निकिता के साथ कुछ हुआ तो आप मेरे को फंसाओगे? मतलब क्यों आरती, इसने तुझे पहले सिखा दिया था ना कि पकड़े गए तो पुलिस के सामने यही बोलना है? मैडम, अगर इसने इतनी स्मार्ट प्लानिंग की है जो आप बता रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि सेम टाइम पे ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि क्राइम की जगह पे ये अपना फोन लेके जाएगा? देखिए मैडम, आपको पता चला कि मैंने विनीत को धमकी दी थी, लेकिन ये बात तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हाँ मैंने किया, और उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा करना होता तो मैं ऐसा थोड़ी ना करता जिससे आपको कोई सबूत मिले और आप मुझे सीधा पकड़ ले। नहीं कुणाल, तू हर चीज में फेल हुआ है। तूने निकिता के मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की है, जिसमें तू कामयाब नहीं हुआ है, तो उसमें भी फेल ही हुआ है। ये क्या बात कर रही है मैडम आप?
निकिता मेरे को जानती थी तो वो मेरे साथ किधर भी आती क्या? और वो भी तब जबकि उसको ये पता था कि मैंने विनीत को धमकाया था। ये सच बोल रहा है। धमकी वाली बात को लेके निकिता ने मुझसे झगड़ा भी किया था। आरती, जब तेरे डोरे डालने से कुछ नहीं हो पाया तो तूने अपने लुच्चे लफंगे भाई को भेज दिया विनीत को धमकाने के लिए। तू मुझसे सवाल कर रही है? खुद को देखा है तूने? जब तू विनीत को रोक नहीं पाई मेरे पास आने से, उसको ब्लैकमेल करने लगी कि वो मुझसे दूर रहे। देख आरती, मुझे उसे ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुझे पसंद ही नहीं करता है। अच्छा, तुझे पता है मुझे प्राइवेट मैसेजेस करता है? आरती, विनीत मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरे इस जाल में कभी नहीं फंसेगा। तो बेहतर यही होगा तो अपने ये डोरे किसी और पे डाल, शायद कोई फंस जाए। अगर वो तुझसे इतना ही प्यार करता है तो इतना डर क्यों रही है कि वो तुझे छोड़ के मेरे पास आएगा? विनीत मेरा है और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ये सारी बकवास ना तो अपने दिमाग से निकाल दे कि तेरे इस छिछोरे भाई को विनीत को धमकाने के लिए भेजेगी और वो तेरा हो जाएगा, क्योंकि ये सब करके भी तू देख चुके हो बुरी तरीके से हार गई है। तो एक लूजर है और लूजर ही रहेगी, समझी? दूर रहे विनीत से। मैंने कुणाल से सिर्फ हेल्प मांगी थी और उस हेल्प का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मेरा और निकिता का खुला झगड़ा था, सबके सामने था, हम छुप के नहीं लड़ रहे थे और इसके लिए मैं निकिता के साथ ऐसा कुछ करूंगी? मैडम, मेरी हिस्ट्री है, मैं जुआ खेलता हूँ, पॉकेट मारता हूँ, लेकिन रेप जैसी गंदी हरकत मैंने कभी नहीं की और ना ही मैंने किसी का मर्डर किया। मैं जानता हूँ मैडम आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे, पर क्या निकिता मेरे पे भरोसा करती? वो मेरे साथ ऐसे ही आ जाती क्या? और मैं उसके साथ ऐसा सब कुछ करता तो वो चीखती चिल्लाती भी नहीं। कुणाल, निकिता का फोन कहाँ है? अरे मैडम, हमारे पास सबूत है कि 27 अप्रैल को जब निकिता का रेप और मर्डर हुआ था तो क्राइम सीन के आसपास ही था। मैडम, उस दिन मैं किसी काम से वहां गया होऊंगा, पर मैं निकिता को नहीं मिला। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। ये एक लव ट्रायंगल था जहाँ पे हम एक दूसरे के खिलाफ थे, दुश्मन थे, हम एक दूसरे के झगड़ा करते थे हम एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी मैं कुणाल को निकिता के पीछे नहीं भेजूंगी। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? नहीं आ रही है, क्योंकि ये झूठ है आरती। सच ये है कि तूने इस गुंडे को भेजा था विनीत को धमकाने के लिए कि ये निकिता से दूर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सच ये है कि निकिता अब जिंदा नहीं है, ये बताने के लिए कि ये गुंडा कई बार गया तो उसे धमकाने के लिए। सच ये है कि निकिता जिंदा नहीं है, बताने के लिए कि उसका रेप और मर्डर इसी कुणाल ने किया है। और इन सब के बावजूद तेरी सारी दलीलें झूठी साबित होती है, क्योंकि जब ये सब हुआ था तू क्राइम सीन के पास था। तुम दोनों से ना बहुत प्यार से बात कर ली है मैंने, तुम दोनों को प्यार की भाषा पच नहीं रही। मोहिते, डाल इसको जेल में और तब तक कूट जब तक सच बाहर नहीं आ जाता है। अरे मैडम, मेरी बात तो सुनिए। अगर हम विक्रम जाधव से पूछताछ कर रहे हैं तो इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप मेरी परेशानी अच्छी तरह समझते हैं साहब। घुमा फिरा के आप यही कहना चाहते हैं ना साहब कि मैंने जादव बाबू से कर्जा लिया था और अपनी बेटी को उसके पास भेजा था ताकि ये कर्जा माफ हो जाए। हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर और क्या पूछेंगे विक्रम बाबू से आप? मेरी चचेरी बहन के बेटे अमित के खिलाफ सबूत है ना आपके पास, उसने किया है सब कुछ, पूछिए उससे। हम ना तो अमित भावे को बख्शेंगे ना ही विक्रम जाधव को, फिर चाहे आप खुद निकिता के पिता आके हमें ये क्यों ना कहें कि हमें किससे पूछताछ करनी है और किससे नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि एक बाप ने खुद अपनी बेटी को उस आदमी के पास भेजा था जिससे उसने कर्जा लिया था? प्रताप राव जी, हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से जोर देकर इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमें विक्रम जाधव से पूछताछ नहीं करनी चाहिए, उससे कुछ चीजों पर शक हो रहा है। आपके लिए बेहतर होगा हमें हमारा काम करने दीजिए। अलका और अभिजीत के सुसाइड करने के बाद मैं माना था मैं गलती किया था, एक जानवर जैसा। जानवर जैसा नहीं, तू जानवर ही है विक्रम जाधव। हाँ साहब, मैं माना मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। जिस बात से बाद में तो अदालत में मुकर गया कि तूने अलका वाघमारे के साथ ऐसा कुछ किया था, और वो बेचारी भी मरने से पहले ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गई जिससे तुझे तेरे किए की सजा मिले। सुरवे, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि अलका वाघमारे को विक्रम जाधव की कोठी के बजाय फ्लैट पे बुलाया गया अकेले, जो कि मानदेव चौक में है। हमने विक्रम जाधव को अरेस्ट भी किया और उसने यही कहा कि उसने कभी पैसों को लेकर अलका या उसके पति पे दबाव नहीं डाला। मूल तो छोड़ो, 2 साल से ब्याज भी नहीं दे पा रही थी, जिसका इसने फायदा उठाया, और जब ये नहीं टूटा तो हमने इसके राइट हैंड प्रदीप को तोड़ा। एक आदमी और एक औरत ने सुसाइड किया प्रदीप, और तू जानता है कि ये सब तेरे उस जादव भाव के इशारे पे हुआ है। देख, वो तो जेल में जाएगा ही, अगर तू नहीं बोला तो तू भी जेल जाएगा।
सच बोल रहा हूँ, अलका बहनी खुद उधर आई थी। साहब ने खाली अभिजीत भाव को बोला था। अभिजीत भाव ने खुद अलका बहनी को उधर भेजा था साहब। जादव भाव, इनके घर का कीमत अभी कुछ 14-15 लाख होगा, उतने में हो जाएगा। भाव, मैं हाथ जोड़ता भाव, ऐसा मत करो भाव, सर से छत मत छीनो भाव, मैं सारा पैसे दे दूंगा भाव। तू खाली बोलता है, लौटाता नहीं। शुरू में खाली 4 महीना तू ब्याज भरा है, उसके बाद हर बार तू आता है खाली जबान देकर चला जाता है। अभी क्या करेगा तेरा खाली जबान का मैं? जैसे जैसे होगा पैसे दे दूंगा भाव। ठीक है, अभी अगर तू ये जबान और दुहाई देने की बात छोड़कर कुछ और देने की बात करे तो मैं तेरा थोड़ा बहुत ब्याज, थोड़ा बहुत क्यों, बहुत सारा पैसा भी माफ कर सकता हूं। जादव भाव ने खाली प्रपोजल दिया था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी। प्रपोजल नहीं कहते हैं इसे कहते हैं मजबूरी का फायदा उठाना, समझा? जिस दिन तेरे सेठ ने अलका के साथ ये सब कुछ किया था ना, उसी दिन अलका और उसके पति अभिजीत ने सुसाइड कर लिया था। पाड़ेकर, तुम्हें क्या लगता है निकिता के केस में भी यही हुआ होगा? इस विक्रम जाधव ने निकिता के बाप को प्रपोजल दिया, विक्रम ने निकिता के साथ जबरदस्ती की और 100% यही हुआ होगा। नहीं तो एक सीधी सादी पढ़ने लिखने वाली लड़की जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भला अचानक सुसाइड क्यों करेगी? पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। फिर बोल नहीं सकता, मगर ये कंफर्म है कि ये आदमी औरतों के मामले में घटिया है। साहब, मैं मानता हूं मैंने गलत किया, पर अभिजीत और अलका के बाद आई शपथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऊपर से जब मेरे को पता चला कि प्रताप राव के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने सामने से खुद जाकर उसका कर्जा माफ किया। तो तू अब धर्मात्मा बन गया है जो सामने से जाके माफ किया? नहीं साहब, मैं धर्मात्मा नहीं बना साहब, मैं डर गया था। जब मुझे पता चला कि प्रताप राव के लड़की ने सुसाइड की करके, तो मेरी हालत टाइट हो गई। मैं समझ गया कि ले दे के प्रताप राव के कर्जे की बात सामने आएगी तो मेरी भी हिस्ट्री खुल जाएगी। इसलिए साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच्चे मन से उसका कर्जा माफ किया। साले, पहले उसकी बेटी के साथ ये सब करेगा, फिर कर्जा माफ करने का नाटक करेगा? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं है किया साहब। आप बेकार में मेरे पीछे पड़ के असली मुजरिम को खुला छोड़ रहे हो। आई शपथ, मैं बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सचिन, इसके राइट हैंड प्रदीप को उठाओ। अलका वाघमारे केस में वो टूटा था, इस केस में भी वही टूटेगा। तबीयत से धुलाई करो उसकी। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि इस केस में ये विक्रम इन्वॉल्व है। अलका वाघमारे केस में विक्रम ने अलका का यूज किया और उसके बाद अलका और उसके पति ने सुसाइड किया। लेकिन सर, इस केस में सचिन, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है, लेकिन अगर कोई इस केस को सुसाइड की शक्ल देकर मर्डर को छुपा सकता है तो सुसाइड को कवर अप करने के लिए कोई इस केस को मर्डर की शक्ल भी दे सकता है। ये जादव बहुत घटिया इंसान है। ब्याज कम करने के नाम पर अभिजीत वाघमारे को उसकी बीवी को अपने पास बुलाने का प्रपोजल दे सकता है, तो ये भी कर सकता है। ऐसे वाहियात इंसानों की फितरत कभी जाती नहीं। इसे लगा ही नहीं होगा कि निकिता सुसाइड कर सकती है। इसे क्या, निकिता के बाप को भी नहीं लगा होगा। बाहर वाले लोग जो बातें बना रहे हैं तो अलग, और मालती, शिवम, तुम लोग मुझसे ऐसे घटिया सवाल कैसे कर सकते हो कि मैंने निकिता को जादव के पास भेजा था? तुमको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? और आपको क्या लगता है ताई सुसाइड क्यों करेगी? उस आरती की वजह से। उसने सुसाइड नहीं किया है, ये सब उस कमीने अमित भावे ने किया है। उसने पुलिस को झूठ बोला है कि उसको गुमनाम फोन आया था। ये सब उस हिस्ट्री शीटर किशोर कदम ने किया है। पुलिस उस किशोर कदम को पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए विक्रम की बलि चढ़ाना चाहती है। बताइए, अब आप क्या नया बताने आए? बताने नहीं, पूछने आया हूं। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि विक्रम जाधव आपसे मिलने आया था, पर आप दोनों के बीच में डील हुई थी? मैं तुम लोगों का ख्याल रखेगा, तेरा भी, शिवम का भी, समझ लेना। अब तेरे को कोई भी पैसा वापस देने का जरूरत नहीं है। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर रहा हूं। मैं तेरा दुख समझ सकता हूं। तो अगर वो खुद चल के मेरे पास आया और बोला कि तेरा कर्जा माफ, तो इसका मतलब आप ये निकालेंगे कि मैंने अपनी बेटी को उसके पास भेजा था? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आपकी बेटी के मौत के बाद ये विक्रम जाधव जैसा घटिया आदमी अचानक इतना संत कैसे बन गया? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पूछ भी नहीं पाया। इसका ब्याज टाइम पे दिया है मैंने, जाके पूछ लो उसको। विक्रम जाधव जो होगा सो होगा। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे बारे में ऐसा सोचने की कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया है? ये सब उस अमित को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे आप? कितना पैसा खिलाया उसने ये सब केस घुमाने के लिए?
हाँ? और सुसाइड बोल के केस बंद करने के लिए कितना पैसा दिया है उसने? एक कॉल क्या आ गया मेरे फोन पे, आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, जैसे मर्डर मैं नहीं किया हूं। किशोर कदम कहाँ है? अरे कौन किशोर कदम? मैं किसी की दो डंडे की औकात नहीं तेरी, हमें पता है। वो गुमनाम आदमी का फोन नहीं था, निकिता के फोन से वो फोन तुझे किशोर कदम ने किया था। मैं तो पूछ रहा हूँ, साहब लोग पूछेंगे नहीं, सीधा तेरी आवभगत शुरू करेंगे, आरती उतारेंगे तेरी लॉकअप में। कुणाल, पुलिस ने मेरे पीछे अपने लोग लगा रखे हैं, मेरे हर मूवमेंट पे नजर रख रहे हैं, मेरे फोन रिकॉर्ड्स तक निकलवा रहे हैं। तेरे को क्या लगा आरती, तू विनीत के लिए बावलो जैसी हरकतें करेगी और उसके बाद तेरे से कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि निकिता के साथ ये झगड़ा उसकी मौत पे खत्म होगा। तू मेरे पे इल्जाम डाल रही है क्या? देख, पुलिस को मेरे ऊपर पहले से शक है, तो क्यों ये सब बोलकर उनका शक गहरा कर रही है? और तो तू वहां पे करने क्या गया था जहाँ पे निकिता की बॉडी मिली थी? कहीं तूने तो नहीं? वाह वाह आरती, सही कर रही है, पर याद रख, अगर तू ये सब मेरे पर थोपेगी ना तो तू भी मेरे साथ कटघरे में है। मैं समझ गया तू कितनी सेल्फिश है। तूने विनीत के लिए मेरा यूज किया, और अब जब निकिता मर गई तो खुद को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही है। एक बात याद रख, अगर तू मुझे फंसाएगी ना तो तू भी नहीं बचेगी। पिछली बार तू बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। मैं सच बोल रहा हूं, तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। जब मैंने पिछली बार सब सच बता दिया भाव ने क्या किया, तो अभी मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? कसम से साहब, वो लड़की उधर अगर आई भी होगी और भाव ने उसके साथ कुछ किया भी होगा तो मेरे को नहीं मालूम। तेरे भाव ने प्रताप राव का कर्जा क्यों माफ किया, वो भी निकिता के मरने के बाद? जितना मुझे मालूम है, भाव लड़की के मरने के बाद बहुत डर गया था। उसको वो अलका वाघ मारे वाला मामला याद आ गया था। अभी अगर भाव और प्रताप राव किसी खोपचे में कोई डील किए होंगे तो मेरे को नहीं मालूम। निकिता का फोन कहाँ है? नहीं पता साहब। निकिता उधर मेरे सामने नहीं आई होती तो मैं फोकट में इतना मार खाता, झूठ बोलता, वो भी भाव को बचाने के लिए। ये दुकान में काम करने वाले दिनेश को खड़ा करूं तेरे सामने, बुलाऊं उसे? वो भी बोलेगा और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी यही बोलेंगे कि तेरी किशोर कदम से बातचीत हुई थी। सर, मैं मानता हूँ कि किशोर से मेरी बात हुई। उसे बातचीत नहीं, उसे साजिश कहता है, जो तूने किशोर के साथ मिलके की थी, कि पहले निकिता का रेप करना और फिर उसे पेड़ से लटका देना। बोल, यही प्लानिंग की थी ना तूने? नहीं सर, मैंने किशोर कदम को हायर किया था सिर्फ प्रताप मामा को धमकाने के लिए, ताकि वो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे, और जो केस कोर्ट में चल रहा है वो केस कोर्ट के बाहर ही खत्म हो जाए। केस तो बहुत लंबा चलेगा और बहुत भारी पड़ेगा तुझ पे। सिर्फ धमकी देने के लिए हायर किया था उसे, तो प्रताप राव को धमकी दी उसने? सर, मुझे नहीं पता कि काम किया कि नहीं किया, लेकिन निकिता को नुकसान पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। भाऊ, खाली धमकी देने से कुछ नहीं होगा, उनको मालूम हो जाएगा धमकी तुम दिलवाए। पहले से कितना लुच्चा है तुम लोगों का, मालूम नहीं है तुमको? अब लेकिन ऐसा कुछ और नहीं करने का है, सिर्फ धमकी देना है, सिर्फ धमकी। तो अभी बोले ना उसका एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों में से किसी एक को। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराना है। ठीक है, फिर खाली धमकी का 1 लाख लगेगा, 50 एडवांस, और एक बार धमकी देने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3-4 बार देनी पड़ेगी, तब जाके असर होगा। ठीक है, ये रहा एडवांस, और याद रहे हाँ, सिर्फ धमकी देनी है, सिर्फ धमकी। किशोर कदम कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता कहाँ है। तूने निकिता को इसलिए टारगेट किया था ना कि तूने उसे सेटलमेंट करवाने के लिए फोन किया था, और उसने तुझे उल्टा सुना दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, और किशोर को सिर्फ मैंने जबानी धमकी देने के लिए कहा था। और तुझे क्या लगा वो इतना दूध का दूल्हा है कि तू जितना कहेगा वो उतना ही करेगा? साले रेप की हिस्ट्री है उसकी। किशोर कदम का फोन कब से बंद है? जब से क्या? जब से निकिता के नंबर से मेरे नंबर पे फोन आया था, तब से उसका नंबर बंद है। तुझे उस दिन फोन किशोर ने किया था, अपने फोन की बजाय निकिता के फोन से। उल्टा तुझे ही टोपी पहना गया वो, है ना? तो मुझे भी उस दिन 1 मिनट के लिए ऐसा ही लगा था कि कहीं किशोर ने कोई अलग कांड तो नहीं कर दिया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, उस दिन फोन पर किशोर नहीं था। अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। सर, मुझे बाद में ठनका कि कहीं किशोर ने मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं चल दी। सर, मैं बहुत घबरा गया था। मैंने किशोर को फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था सर, आज तक बंद है। तो तू उसी टाइम समझ गया था कि बहन मतलब निकिता, और किशोर ने 100% उसके साथ कुछ किया है? उस दिन किशोर को सिर्फ मैंने धमकी देने के लिए कहा था, और कुछ नहीं। और जो फोन पे आवाज थी सर, वो किशोर की नहीं थी। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। उस समय तक सारे नंबर मेरे मोबाइल में ट्रांसफर नहीं हुए थे,
और किशोर को सिर्फ मैंने धमकी देने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, मतलब वो रेप और मर्डर उसने अपने मन से किए थे। चल मान लिया हमने कि तू बहुत ही शरीफ आदमी है। जा महाबलेश्वर जा अपने घर, जा आराम कर जा। जब तक किशोर कदम मिल ना जाए ना, इसकी खूब सेवा करो, दिल से सेवा करो। निकिता के साथ जो कुछ भी हुआ है, यही साला उसकी जड़ है। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर क्या वाकई किशोर कदम ने अमित की बात अनसुनी करते हुए इस जुर्म को अंजाम दिया था? अमित भावे की बात का तथ्य तब तक साबित नहीं हो सकता था जब तक किशोर कदम पुलिस के हाथ नहीं लगता और उससे पूछताछ नहीं हो जाती। किशोर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने महाराष्ट्र के हर शहर में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। उसकी खबर देने वाले को इनाम देने की घोषणा तक की गई थी। किशोर को गिरफ्त में लेने के लिए शहर और शहर के बाहर के सभी पुलिस नेटवर्क उसकी तलाश में लगा दिए गए थे। मुझे किशोर कदम नाम के आदमी ने कभी कोई धमकी नहीं दी, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है उसमें अमित का हाथ है। सीधे सीधे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब हमने आपसे पहले पूछा था कि आपका किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई दुश्मनी है, तब आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे पता नहीं था साहब। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो आदमी मेरा रिश्तेदार है वो जमीन की लालच में इस हद तक गिर सकता है। मुझे ये भी कहाँ पता था कि निकिता का कोई बॉयफ्रेंड था, और ना ये पता था कि रोज की तरह वो उस दिन भी कॉलेज तो जा रही थी पर कभी लौट कर नहीं आई, और मिलेगी भी तो इस हाल में। किशोर कदम अब पुलिस के लिए सबसे अहम संदिग्ध था, पर क्या वो सच में गुनहगार था? अमित ने जो उसे काम सौंपा था उसने उससे बढ़कर ये घिनौनी हरकत की थी। दूसरी तरफ विक्रम जाधव, जिसने निकिता के पिता को कर्जा दिया था, और कुणाल सामंत, जिसने अपनी बहन के लिए विनीत को धमकी दी थी, वो दोनों भी संदिग्ध बने हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे। इन सब के अलावा भी कोई था जो इन घटनाओं से परेशान था जो निकिता के साथ घटी थी। ऐसा भी कुछ था जो निकिता का बॉयफ्रेंड विनीत शुरू से जानता था, या शायद बहुत कुछ जानता था जो उसने पुलिस को नहीं बताया था। क्या विनीत कुछ छुपा रहा था? सर, किशोर कदम कोल्हापुर में पकड़ा गया है। ग्रेट। इस केस की सबसे अहम कड़ी अब हमारे हाथ लगी है। प्रतिमा, क्या लगता है तुम्हें, विक्रम जाधव और कुणाल सामंत को अब अंदर रखने से कोई फायदा है? उनसे और कुछ मिल सकता है? सर, विक्रम जाधव के एंगल में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने काफी लोगों से पूछा, काफी छानबीन की, लेकिन किसी ने भी निकिता को उसकी कोठी या फिर उस फ्लैट के आसपास नहीं देखा जहां पे उसने अलका वाघमारे को बुलाया था। और कुणाल सामंत? सर, उससे भी हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन वो टूटने को तैयार ही नहीं है। सर, मुझे अभी भी लगता है कि आरती का इससे लेना देना है। जो अमित के केस में है वो आरती के साथ भी हो सकता है। कि बात सिर्फ निकिता को विनीत से अलग करने की थी, लेकिन कुणाल उससे आगे बढ़ गया। सर, अब तो आरती को भी लगता है कि कुणाल ने किया है। बोल रहा हूँ ना साहब, 27 अप्रैल को था ही नहीं इधर ही सतारा में। किशोर तो एक केस में बेल पे है ना, पर घबरा मत, इस केस में तो जेल नहीं जाएगा। हाँ साहब, इधर एनकाउंटर करके केस बंद करने का प्लान है, तो इधर ही ठोक दो ना। काय को खाली पोकट सतारा में लेके जा रहे हो? मैंने तो सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था। क्या गलत कर रहा था? क्या गलत था इसमें? ऐसे किसी गुंडे को पैसे देकर धमकी दिलवाना सही काम है? पैसे देकर धमकी इसलिए दिलवाई ताकि कोर्ट के बाहर से मामला सेटल हो जाए। अमित जो आदमी गुंडा है, पैसे लेकर धमकी दे रहा है, वो और कुछ करेगा तो रोक लेगा उसे। फंसा दिया ना उसने तुझे। सोचा है कभी तेरी वजह से निकिता के साथ में क्या हुआ है? भाई, मैंने उससे नहीं कहा निकिता के साथ ये सब करने के लिए। मैंने तो सिर्फ उससे कहा। अमित, याद रखना, अगर ये पता चला ना कि निकिता के साथ में उसी ने ये सब कुछ किया तो तू भी उसी जुर्म में अंदर जाएगा। जरा से जमीन के लालच ने तुझे क्या से क्या बना दिया। तीन दिनों तक लगातार पूछताछ और मार खाने के बावजूद किशोर कदम ये कबूल करने को तैयार नहीं था कि उसने ये जुर्म किया था। वो सिर्फ इस जुर्म से ही नहीं बल्कि इस बात से भी इनकार कर रहा था कि अमित भावे से पैसे लेने के बावजूद उसने कभी निकिता को निशाना बनाया या उसके परिवार के किसी इंसान को धमकी भी दी थी। सोच ले किशोर, यही सड़ता रहेगा, बाहर की हवा कभी नसीब नहीं होगी। ना तुझे ना अमित भावे को। थक जाओगे साहब, मैं फिर भी यही बोलूँगा। हम नहीं थकेंगे, हमारी चिंता मत कर। अब अगर अपनी सलामती चाहता है तो ये बता कि रस्सी कहाँ से खरीदी? हाथ से गला घोंट के मारा या रस्सी गले में डाल के? साहब, जब इतना मान के बैठे हो तो मेरे मुंह से सुनने का क्या मतलब? साहब, मैंने पैसा धमकी देने के लिए लिया था और वो भी नहीं दिया, खाली पैसा कब्जी किया।
लड़की का छोड़ो साहब, उसकी फैमिली के किसी एक आदमी के पीछे नहीं गया मैं। आप लोग मेरे को एड़ा समझते हो क्या? मैं लड़की के फ़ोन से अमित को फ़ोन करूंगा? मेरे को समझ में नहीं आता क्या? क्या देख रहे हो साहब, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है। किसने नहीं किया? विक्रम जाधव ने नहीं किया, कुणाल सामंत ने नहीं किया, तो फिर किया किसने? सर प्रतिमा विनीत से बात कर रही है, उसके और निकिता की आखिरी मीटिंग के बारे में। प्रतिमा को अब भी लगता है कि ये विनीत पूरा सच नहीं बता, कुछ छुपा रहा है। मैडम मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आरती के भाई ने तुझे धमकी दी। आरती और निकिता के बीच में तेरी वजह से झगड़ा चल रहा था, और निकिता ये भी जानती थी कि तू आरती को मैसेज करता था, फिर भी निकिता तेरे जैसे डबल ढोलकी पे विश्वास करती कि मैडम मैं कोई डबल ढोलकी नहीं हूँ। आरती के साथ मेरा कुछ नहीं था, मैं निकिता से प्यार करता था। हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं आरती की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, और निकिता कुछ ज्यादा इस बात से डर गई। और इसी बात का डर उसे उस दिन भी था ना? नहीं, वो नाराज थी कि मैंने आरती को मैसेज की, और इसी बात से परेशान थी। वो ये समझ ही नहीं रही थी कि वो मुझे लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रही थी। परेशान हो गया था उसकी इस आदत से। और इस परेशानी का हल तूने ये निकाला कि उसे आरती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझसे थोड़ा तंग जरूर आ गया। निकिता तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वही होगा, और मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे भी वही करना पड़ेगा। अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्या सोचने के लिए टाइम चाहिए? कि क्या बहाना बना के मुझे छोड़ सको, कैसे उस आरती के पास जा सको? मुझे अपने बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। हर बात तुम्हारे और आरती के बारे में नहीं होती। पक चुका हूँ यार तुम दोनों से। क्या कहा तुमने? तुम पक चुके हो मुझसे? निकिता, हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बाय बाय। आरती को लेकर उस दिन फिर हमारे बीच में झगड़ा हुआ। निकिता भी थोड़ी अपसेट हो गई थी, मैं भी परेशान हो गया था, इसलिए मैंने निकिता को उसके बाद कॉल नहीं की। मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता था। उसका फ़ोन नहीं आया, मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात समझ गई, इसलिए फ़ोन नहीं कर रही। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये मैडम हमारा पर्सनल था, और निकिता के साथ जो हुआ है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुझे कैसे पता लेना देना है कि नहीं? वो मवाली कुणाल या उसकी बावली बहन आरती, उन्होंने निकिता के साथ कुछ नहीं किया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया। मुझे लगता है निकिता के साथ कुछ और हुआ। कुछ और मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। सर मुझे लगता है कि हम इस बात पे अटक गए हैं कि निकिता का मर्डर हुआ है, जो कि इन सस्पेक्ट में से किसी ने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया है। प्रतिमा फिर से ये मत कहना कि तुम्हें अब भी लगता है कि ये सुसाइड का केस। प्रतिमा अगर सुसाइड किया हो तो उसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए। विक्रम जाधव की थ्योरी में कोई भी सुराग सामने नहीं आया कि उसने निकिता के साथ रेप किया, इसी वजह से उसने सुसाइड किया। तो फिर क्या हो सकता है? पता नहीं सर, पर मुझे अभी भी लगता है कि कुछ तो था जिसकी वजह से निकिता दुखी थी। ये हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा है। प्रतिमा, हमें ये भी पता है कि उसके मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था। यस सर, याद है मुझे। सर ये सुसाइड नहीं मर्डर है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि विक्रम जाधव ने उसके साथ कुछ किया था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर ली, तो तब भी उसके फ़ोन के गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या उसने सुसाइड करने से पहले अपना फ़ोन खुद फेंक दिया जो आज तक नहीं मिला? सर इससे ये साफ हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, और ये मैं 100% श्योर होकर कह सकता। और फिर उसी रस्सी से उसे पेड़ से लटका दिया गया, इसीलिए उसके गले पे सिर्फ रस्सी का निशान, और पेड़ पे लटकाने की वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जो हमें कंफ्यूज कर रही है। सर क्राइम सीन पे निकिता का फोन नहीं मिला है, जिससे ये साफ होता है कि जिसने भी निकिता को मारा है वो उसका फोन अपने साथ लेकर चला गया। पर ये हो कौन सकता है? सारे हिस्ट्री शीटर्स को हमने तोड़ा है, उन पर नजर रखे हुए हैं, उनमें से कोई नहीं है, तो फिर है कौन? इस केस में अपराधी कौन था या फिर कौन थे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर एक एंगल के खुलने के बावजूद निकिता की मौत के पीछे के मकसद तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था।
अब केस ठंडा पड़ चुका था, महीनों गुजर चुके थे। 27 अप्रैल 2019 को इस जुर्म को अंजाम दिया गया था और अब अक्टूबर 2019 आ चुका था। लेकिन अचानक इस केस को एक नई दिशा मिलने वाली थी, एक नया रास्ता खुलने वाला था। हाँ, IMEI नंबर यही है। ये निकिता आप्टे का ही फोन है। कहाँ ऑन हुआ ये फोन? मुंबई में ऑन हुआ? जी सर। और निकिता के फोन में जो नंबर यूज हो रहा है वो ये है 44761। इस नंबर की पूरी डिटेल्स मंगवा ली है। हमने अपने नंबर से कॉल नहीं किया, मोहिते को भेजा है PCO से कॉल करने के लिए, ताकि पता चल सके कि ये नंबर ऑन है या नहीं। सर, ये नंबर ऑन है। मैंने PCO से फ़ोन किया, ऐसे ही कोई नाम बदल कर बात की। किसी आदमी ने फ़ोन उठाया था, बोला कि आपने जो नंबर लगाया रॉन्ग नंबर है। मैंने पूछा ये मुंबई का नंबर है? उसने कहा हाँ। सर, मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, ये सोच करके कहीं वो अलर्ट ना हो जाए। गुड। एड्रेस निकालो और उठाओ इस आदमी को। जी सर। और उसे पता ना चले कि हम उसके पीछे हैं। सर, नंबर किसी अविनाश मोरे के नाम पे रजिस्टर्ड, कांदिवली का एड्रेस। फौरन मुंबई के लिए निकलो और इस आदमी को उठा के लाओ। प्रतिमा, इसकी फोटो निकिता की फैमिली को दिखाओ और पता करो इसे पहचानते हैं क्या, और ये भी चेक करो इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या। ठीक है सर। हाँ प्रतिमा, इस अविनाश मोरे का कुछ मिला? नहीं सर, निकिता की फैमिली भी इसे नहीं पहचानती। उन्होंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। ताज्जुब की बात, इस अविनाश मोरे ने अब तक फोन स्विच ऑफ नहीं किया, लगातार ऑन आ रहा है। सर, मैंने साइबर टीम से दोबारा चेक किया, ये निकिता का ही फोन है। जी अविनाश मोरे? जी भाई हूँ। तू जो फोन यूज करता है वो कहाँ है? आप लोग हैं कौन और ये पूछ क्यों रहे हैं? सतारा पुलिस। और साहब, आप मेरा फोन क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो फोन तेरा नहीं, किसी और का है। नहीं, ये तेरा फोन नहीं। साहब, ये मेरा ही फोन है। तेरा नंबर 44761 3 दिन पहले एक फोन में एक्टिव हुआ था, वो फोन कहाँ है? साहब, लेकिन हुआ क्या है? 3 दिन पहले तेरा नंबर जिस फोन में एक्टिव हुआ था वो फोन सतारा के निकिता आप्टे का है, जिसका 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ है। वो सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी फोन में मैंने 3 दिन पहले सिम डाला था। अविनाश, वो फोन ऐसे नहीं, ऐसे दिखता है। सर, इसे लॉकअप में ले जाके पूछते हैं, तब याद आ जाएगा इसे। अरे साहब, इसमें याद क्या करना, मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब, मेरा फोन खराब हो गया था, डिस्प्ले गया था उसका, मैंने उसे बनने के लिए डाला था, और राजू की दुकान से काम चलाने के लिए ये फोन मैंने 1000 रुपए का खरीदा था। चल, राजू के दुकान पे ले चलो। हाँ चलो साहब। चल। राजू, इनको बताओ कि ये फोन मैंने तुमसे ही खरीदा था ना? हाँ साहब, ये फोन मैंने ही बेचा था उसको। इस फोन का जो IMEI नंबर है वो उस लड़की के फोन का है जिसका सतारा में 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ। IMEI नंबर सेम है, लेकिन उसका फोन ये था। हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि निकिता के फोन का मॉडल ये है, और हमने ये भी कंफर्म किया कि इस फोन का जो IMEI नंबर है वो निकिता के फोन का। साहब, ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं ना फोन का, ये बिकने के लिए आया था मेरे पास, मैं ही खरीदा था। किससे खरीदा था? ऐसे ही चलते फिरते एक बंदा आया था बेचने के लिए। मेरे को ये फोन बेचने का है, बंद पड़ा है, चल नहीं रहा। चल ही नहीं रहा है? नहीं। अरे भाई, इसका तो बॉडी भी डैमेज है, मेरे भी किसी काम का नहीं, खरीद के करूंगा क्या इसको? अरे देख लो, मोबाइल का दुकान है, कुछ काम आ जाएगा आपके। जो भी दोगे चलेगा मेरे को। मैं बोला 200 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, वो बोला ठीक है और बेच के चला गया। तो फिर वो टूटा हुआ फोन का है, और उस फोन का IMEI नंबर इस अविनाश के फोन में कहाँ से आया? ये फोन का बॉडी एकदम डैमेज हो गया था, बैटरी वैटरी सब ठीक था, तो मैंने बाहर का बॉडी निकाल के फेंक दिया और अंदर का माल मटेरियल जुगाड़ करके ये फोन में फिट कर दिया। तुम्हें ये फोन किसने बेचा? उसका नाम क्या है जिसने बेचा? नाम तो याद नहीं साहब, 1-2 महीना हो गया अभी। देख राजू, हमें वो आदमी चाहिए, और अगर वो नहीं मिला ना, हम तेरी जन्म पत्री बना देंगे कि तूने सतारा में उस लड़की के साथ रेप और मर्डर किया। खाली फिल्म मेरे को काहे को फंसा रहे साहब, मैं तो खाली फोन खरीदा था। जिसने फोन बेचा उसका हुलिया याद है? साहब, याद करने की कोशिश करता हूँ साहब। नहीं, ये भी नहीं,
नहीं। ये था ना? नहीं साहब, ये भी नहीं था। जैसा वो सब बोले ना वैसा मैं आपको उसका हुलिया बताने को तैयार हूँ। सच्ची साहब, जितना याद है सब बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, कसम से। सर, राजू सच बोल रहा है। उसे जितना याद था उसने पूरी ईमानदारी के साथ याद करके स्केच बनवाया। ठीक है, फिर भी यहाँ मुंबई पुलिस को बोलता हूँ इस राजू पे नजर रखें, और तुम पता करो कि निकिता के पहचान में कोई है जो इस स्केच वाले आदमी को जानता है। ठीक है सर। स्केच को तुम्हारे फोन और मेल दोनों पे भेजा। ये नहीं पता कि ये स्केच उस फोन बेचने वाले आदमी से कितना मिलता। तुरंत इस स्केच को सभी जगह भेजो और पता करो कि स्केच से मिलता जुलता दिखने वाला भी कोई आदमी है। यस सर, मैं सभी जगह सर्कुलेट कर देती हूँ। राजू की मदद से जो स्केच बनाया गया वो उस आदमी की शक्ल के काफी नजदीक था जिसने राजू की दुकान पर निकिता का मोबाइल बेचा था। वो आदमी वास्तव में मौजूद था और यकीनन सतारा में ही था। और निकिता से जुड़े लोगों में उसके बॉयफ्रेंड विनीत के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसने इस आदमी को देखा था या पहचान सकता था। कौन है मैडम ये नहीं जानता, लेकिन इसे पार्क में देखा है। जहाँ में निकिता हमेशा मिलते थे, इसे बहुत बार पार्क में देखा। मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं और निकिता जब भी मिलते थे हमेशा वहाँ होता था। क्या ये हमेशा आसपास रहता था? हाँ, ये स्केच पक्का उसी आदमी की तरह दिखता है। अगर ये विनीत और निकिता के हर बार मिलने के वक्त वहाँ होता था तो इसका मतलब है ये सतारा का ही रहने वाला है और शायद कहीं आसपास का ही हो। लेकिन सर इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, पर फिर भी मैंने गोविंद और बाकी खबी को काम पे लगा दिया ये पता करने के लिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। गुड, ढूंढो इसे ताकि इस केस को क्लोजर मिले और निकिता को न्याय। सर। प्रतिमा। यस सर। तुमने बताया कि विनीत कह रहा था कि ये हमेशा पार्क में मौजूद रहता था, उन्हें घूरता था। यस सर, वो दोनों जब भी पार्क में मिलते थे ये वहां रहता था। 27 तारीख की निकिता की वो फुटेज निकालो। हमें इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं था, हमने कुछ मिस किया है। 27। ये निकिता निकली, इसके पीछे तो नहीं दिख रहा है। एक काम करो, निकिता के दिखने से 5-10 मिनट पहले का फोटो चेक करो। एक मिनट सर, स्टॉप कीजिए इसको। अब नॉर्मल कीजिए। यही है वो, तो यही है। हाँ हाँ सर, ये वही आदमी है। क्या इसी ने निकिता के साथ निकिता का मोबाइल इसके पास था जो इसने मुंबई में जाके बेचा। ये है कौन? साहब इस तरफ प्रशांत केलकर नाम है इसका, इलेक्ट्रिशियन है, यहीं सातारा का ही है। पुलिस ने इस आदमी का स्केच बनवाया था। उसे 27 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज में पहचान लिया गया और पुलिस अपने मुखबिर की मदद से उस तक पहुंच गई। जी चल आजा। क्या हुआ साहब, क्या बात हो गई? साले 6 महीने से भटका रहा है, पूछ रहा है क्या हो गया? मुझे नहीं पता क्या हुआ। चल अब चल। प्रशांत केलकर नाम है उसका, इलेक्ट्रिशियन है। विनीत ने बताया कि निकिता विनीत जब भी पार्क में मिलते थे ये हमेशा वहां होता था। ये कौन? ये किशोर कदम की तरह कोई दूसरा आदमी जिसको अमित ने पैसे देकर निकिता को? नहीं, प्रशांत हिस्ट्री शीटर नहीं। उसे पुलिस स्टेशन ला रहे हैं, फिर पूछताछ करेंगे उससे। मैडम इस आदमी का मेरी बहन से क्या लेना देना? पता नहीं शिवम, अभी कुछ नहीं बता सकता। ऐसे ही बोलेगा या इलेक्ट्रिक शॉक खाएगा? बिना झटका खाए बोल दे, बेहतर है। निकिता का फोन तेरे पास था, उस मोबाइल शॉप वाले राजू ने तुझे पहचान लिया। अरे ऐसे प्यार से नहीं बोलेगा सचिन। प्रशांत केलकर, निकिता के साथ वो सब तूने किया ना? मैं सही बोल रहा हूँ? जी आप निकिता है ना? हाँ, क्यों? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? आप हो कौन? तो मैं
आपके पापा को जानता हूँ। पहले बताओ तो सही, आप हो कौन? क्या बात करनी है आपको? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू। कब से तेरे पीछे हूँ, आज जाकर मिली है तू। बस यूं ही तूने उसे देखा, वो तुझे पसंद आ गई, इतना कि वो तेरी सनक बन गई। निकिता का फोन तेरे पास 6 महीने से था, तूने उसे ऑन क्यों नहीं किया? पर 6 महीने बाद मुंबई जाके क्यों भेजा? मैं अखबार में पढ़ रहा था। जोर से बोल, जोर से बोल, सुनाई देना चाहिए। मैं मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा था। 27 अप्रैल का दिन तूने इसलिए चुना क्योंकि निकिता उस रास्ते से जाने वाली थी। हाँ, मैंने पहले भी कई बार कोशिश की थी, पर सड़क पर कोई ना कोई आ जाता था। तो तूने देखा कि 27 तारीख को उस रास्ते पे आसपास कोई नहीं था, सुनसान था, तो तूने ऐसा किया? हाँ। तूने निकिता के भाई अमित को फोन क्यों किया? तू जानता है उसे? नहीं। तो उसे फोन क्यों किया? मुझे बुरा लगा कि उसके परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ गई, तो इसलिए मैंने उसका फ़ोन उठाया और देखा किसको फ़ोन कर सकता हूँ, तो मैंने उसका नंबर डायल कर दिया। प्रशांत केलकर से बार बार पूछताछ की गई, ये जानने के लिए कि क्या वाकई ये जुर्म उसने अपनी विकृत मानसिकता और यौन आकर्षण के कारण किया था या इसमें कोई और भी शामिल था। पर आखिर तक यही सामने आया कि वो वाकई एक विकृत मानसिकता का आदमी था जो निकिता पर मोहित था, जिसने सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए निकिता के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार दिया। अपराधी, अपराध का मकसद और जिस तरह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया था, उसने पुलिस तक को हैरान कर दिया था। इस केस में निकिता के परिवार में जो भी मनमुटाव था वो सामने आ गया था। इस केस के जरिए संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के कारण कोई अपना ही निकिता के पिता को धमकी देने, डराने जैसे गलत इरादे रखता था, वो भी सामने आ गया। साथ ही एक लड़के को लेकर लव ट्रायंगल, प्यार के नाम पर दीवानगी भी सामने आई, जिसमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बीच एक लड़के की वजह से दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। पर निकिता के बलात्कार और हत्या का जो अपराधी था, वो निकिता और उसके जानने वालों के लिए चेहरे से, नाम से पूरी तरह से गुमनाम था। प्रशांत केलकर का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और साथ ही मनोवैज्ञानिक जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि उसे कोई मानसिक बीमारी थी। वो पूरी तरह से सामान्य था। ये बेहद दुखद है कि 19 साल की निकिता को किसी की सनक और दिमागी गंदगी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि ऐसी विकृत मानसिकता जो सड़क पर चलते इंसानों को, अपने आसपास के लोगों को शोषण का सामान मानती है, उस विकृत मानसिकता को पहचाना कैसे जाए? दरअसल ये मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन जब भी किसी पर कोई शक हो या पता चले कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, तो तुरंत उसकी शिकायत करें। ऐसे लोगों से डरने की बजाय हिम्मत दिखाकर पुलिस में उनकी शिकायत करें और उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाएं। खुद को और अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।